अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कैंडिडेट्स अभी 2024 में ईकेट या एमडीकेट का पेपर देंगे। देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स डिस्टर्ब भी होते हैं कि एमडीकेट या ईकेट का पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज कम होती है, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो हम उनकी सही तरीके से प्रिपरेशंस नहीं हो पाती। किस तरीके से आपको एक गोल बनाना है, उस रास्ते के हिसाब से चलना है, आप आसानी से एक पेपर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो मेरे पास पेपर है, ये पेपर कम से कम 10 या 12 साल के तो हैं, जिसके अंदर ईकेट और एमडीकेट दोनों के पेपर्स मैंने लिए हैं। जिसके अंदर ये केमिस्ट्री का पोर्शन मैंने रखा है, कॉपी करवाया है। देखिए आपने पीएमसी का, एमडीकेट का या ईकेट का जो सिलेबस हर यूनिवर्सिटीज का होता है वो एक महदूद सिलेबस होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको एक टॉपिक दे दें कि आप इसके हिसाब से नॉलेज रखें, नहीं, वो एक टॉपिक भी देते हैं, उस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स भी देते हैं कि ये चीजें आपको, ये वो एरियाज हैं जो एरियाज आपको क्लियर करने हैं। और दूसरी पॉइंट कि उन्होंने एक और ज्यादा ये भी आसान कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि 70% जो होता है वो रिपीटेशन होता है किसको, एक पास्ट पेपर्स को। तो इसमें तो कोई टफ वाली पॉइंट्स नहीं हुई। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हम क्या क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। देखें सबसे पहले हमारे पास मेन चीज होती है, फोकस होता है किसके ऊपर, टेक्स्ट बुक के ऊपर। कौन सा टेक्स्ट बुक? हमारे पास तो 4 टेक्स्ट बुक हैं, 5 हैं। सिंध का है, केपीके का है, बलूचिस्तान का है, पंजाब का है, फेडरल का है। देखें अभी तो जो 2-3 साल हुए, 2-3 साल में जो सारा सिलेबस है ना पाकिस्तान का, वो ऑलमोस्ट 98% क्या है कि सेम है। उसके अंदर कोई भी चीज डिफरेंट नहीं है, आपको कोई भी चीज डिफरेंट नहीं मिलेगी। आप पंजाब का बुक देखें, आप केपीके का बुक देखें, आप फेडरल का बुक देखें, आप बलूचिस्तान का बुक देखें, ऑलमोस्ट आपको सेम सेम मिलेगा। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि उनके अंदर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि कम से कम आप सिंध का बुक लाजमी पढ़ें, आप फेडरल का बुक लाजमी पढ़ें, हो सकता है तो आप पंजाब का और केपीके का भी पढ़ें और बलूचिस्तान का भी पढ़ें। अब आप सोचेंगे हमारे पास टाइम नहीं है तो हम इतनी ज्यादा कैसे बुक पढ़ें। देखिए जब आप एक बुक को सही तरीके से रीड कर लेते हैं ना, सही तरीके से रीडिंग कर लेते हैं, तो आपके उस बुक के हिसाब से सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं। फिर आप जब दूसरा बुक देखेंगे ना, वो तो टॉपिक आपको पहले पढ़े होंगे, जस्ट आपको लैंग्वेज को देखना है, कुछ एग्जाम्पल्स को देखना है कि सिंध के अंदर अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल से तो वहां पे एक दूसरा एग्जाम्पल दिया होगा, आपकी नॉलेज के अंदर इजाफा होगा। तो सबसे पहले होता है कि आपका टेक्स्ट बुक क्लियर होना चाहिए, लाइन बाय लाइन क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बच्चे रट्टा लगाते हैं काफी ज्यादा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रट्टा लगाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली हमारे पास क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो याद करने वाली हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारी की सारी हमें एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझना होता है। आप फर्स्ट चैप्टर को देखें, फार्मूलेज हैं, फार्मूलाज, हाँ मैं कहूंगा कि फार्मूलाज लाजमी याद रखें, क्योंकि फार्मूलाज के हिसाब से ही आप एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर आपको लाजमी एक वो पॉइंट्स याद रखनी है, जैसे कि हमारे पास नील बोर एटॉमिक मॉडल पेपर का अहम टॉपिक होता है इस चैप्टर के अंदर। नील बोर एटॉमिक मॉडल में आपसे रेडियस पूछते हैं, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछते हैं, आपसे वेवलेंथ पूछते हैं, आपसे एनर्जी पूछते हैं कि जो एमिशंस वाली, एब्जॉर्प्शंस वाली एनर्जी होती है। उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है इसके अंदर, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस वाला कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर क्वांटम नंबर्स में एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पहले बुक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्लियर करें अपने आप को। आप थर्ड चैप्टर पे चले जाए, केमिकल बॉन्ड चैप्टर है। केमिकल बॉन्ड के अंदर भी इतने ज्यादा कौन सा हमारे पास सिलेबस है जो हम एक परेशान हो जाए कि नहीं हो पाएगा, नहीं। आप उसमें देखें कि जस्ट हमें क्या करना होता है, एक हाइब्रिडेशन के हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर होना होता है। क्योंकि एमओटी में जस्ट हमारे पास 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, वो भी क्वेश्चन कौन से, आपको F2 का बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेते हैं, आपको N2 का बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेते हैं, किसी नोबेल गैसेस का बॉन्ड ऑर्डर पूछेंगे। और बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला तो सिंपल है, इतना ज्यादा टफ भी नहीं है।
उसके बाद हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट होता है, जो हमें एक पूछता है कि बताएं कि वाटर की कौन सी हाइब्रिडेशन से वाटर का कौन सा शेप है, वाटर की ज्योमेट्री कौन सी है। आप देखेंगे ना प्रीवियस में रिपीटेशन क्वेश्चन है, अमोनिया वाटर, अमोनिया वाटर। रीजन क्या होता है, क्योंकि अमोनिया के अंदर देखता है कि लोन पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिपल्शन होती है, तो थोड़ी सी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। तो मेन टॉपिक तो हमारे पास यही था इसके अंदर। आप इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर में चले जाए, स्टेट्स ऑफ मैटर में भी इतने ज्यादा टफ टॉपिक थोड़ी है कि लिक्विड गैस हमारे पास जो सॉलिड है। गैसेस के अंदर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ हमें जस्ट क्लियर करना है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्लियर करना है, 10-3 टॉपिक्स है हमारे पास, और ज्यादा तो है नहीं वहां पे, क्योंकि बॉयल्स लॉ के हिसाब से एमसीक्यूज आता है, चार्ल्स लॉ के हिसाब से आता है कि ग्राफ के हिसाब से एमसीक्यूज पूछते हैं। दूसरा डिफ्यूजन के हिसाब से एमसीक्यूज पूछा जाता है कि कौन सी गैस ज्यादा डिफ्यूज हो रही है, कौन सी गैस कम डिफ्यूज हो रही है। और तो चैप्टर में दूसरा कोई है ही नहीं जो इसके लिए हम परेशान रहे। आप चले जाएं लिक्विड के पास, लिक्विड के पास जस्ट हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लियर करने, और कुछ भी नहीं करना वहां पे। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में पूछते हैं कि जिसकी बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी, डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी, यहाँ वेपर प्रेशर होगा, यहाँ एवापोरेशन होगी, यहाँ हमारे पास सरफेस टेंशन होता है। तो ये तो सारे के सारे टॉपिक कॉन्सेप्चुअल है। जो कॉन्सेप्ट है अगर आपको क्लियर करना है कि कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, मतलब कि जैसे कि हमने पढ़ा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें डायपोल डायपोल फोर्स आ जाता है, इंड्यूस डायपोल फोर्स आ जाता है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स आ जाता है। जस्ट 3-4 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं जो आपको पूरी केमिस्ट्री में आपको यूजेस होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी होती है ना, वो डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे होती है। आप उसको क्लियर कर देंगे, आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप सॉलिड चैप्टर में देखें, सॉलिड चैप्टर में क्या है, यूनिट सेल तो बार बार क्वेश्चन आता है, रिपीटेशन होती है। जो हमारे पास एक लेटेस्ट क्रिस्टल्स की, तो आप उसको यूनिट सेल का नाम देते हैं, उसमें स्ट्रक्चर पूछते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं होता। हाँ, इसमें एक आइसोमॉर्फिज्म में, एलोट्रॉपिक फॉर्म में, पॉलीमॉर्फिज्म में, ये 3 वर्ड्स आपको लाजमी याद रखने हैं। आइसो मीन्स सेम, मॉर्फिज्म मीन्स शेप, कि दो डिफरेंट कंपाउंड्स के सेम शेप हो तो वो हमारे पास एक आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा। अगर हमारे पास एक ही कंपाउंड डिफरेंट शेप में एग्जिस्ट करे तो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म करेगा, क्योंकि पॉली का मीन्स में नहीं, मॉर्फिज्म मीन्स शेप। वर्ड से भी पता चल रहा है, एलोट्रॉपिक के वर्ड है, उसमें आपको कार्बन और कार्बन के डायमंड और ग्रेफाइट को याद रखना है, बाकी उसमें कोई भी चीज नहीं है जिसके लिए आप परेशान रहे। उसके बाद हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है, वो भी सबसे ज्यादा आसान में से आसान चैप्टर है, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ना, वो ज्यादा नहीं पूछे जाते। वो क्वेश्चंस जस्ट ये पूछते हैं कि केसी का यूनिट क्या है। एक इक्वेशन देते हैं, पूछते हैं इसका हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। हमसे पूछते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ ये फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा या बैकवर्ड होगा। फिर आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करेंगे एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक होगा तो बैकवर्ड, अगर हमारे पास एंडोथर्मिक होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। आसान है, इतना ज्यादा टफ भी नहीं है। उसमें आप कंसंट्रेशन का डिपेंड्स, कंसंट्रेशन मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, तो इतना ज्यादा टफ तो नहीं होता। जो केमिकल इक्विलिब्रियम को हम एक मुश्किल से मुश्किल चैप्टर बना दें, हम उसको सही तरीके से क्लियर न कर सकें, वो भी एक आसान में से आसान चैप्टर है। आपसे वहां पे क्वेश्चन पूछेंगे इसमें जो हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया होता है या हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इनके हिसाब से थोड़े से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप चले जाएं जो हमारे पास एसिड बेस चैप्टर है, एसिड बेस सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर आपको भी क्लियर करना है, पढ़ना है खुद को। आप एसिड बेस में क्या कॉन्सेप्ट है, पीएच का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मैं बार बार कहूंगा आपको कि पीएच का कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर करें, कि पीएच निकालना आपको आए, कंसंट्रेशन निकालनी आए आपको। उसके बाद आपको बफर सॉल्यूशन का टॉपिक, मेन टॉपिक होता है बफर सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द पीएच। एक ऐसा सॉल्यूशन जो रेजिस्ट करता है, चेंज नहीं होने देता पीएच को, आप उसको नाम देते हैं किसका, बफर सॉल्यूशन का नाम देते हैं। वहां पे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि बफर सॉल्यूशन की पीएच पूछी जाती है। आप उसके बाद देखें दूसरा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, वंडरफुल चैप्टर्स, बेहतरीन में से बेहतरीन चैप्टर्स होता है। केमिकल काइनेटिक्स एक आसान में से आसान चैप्टर मैं कहूंगा, और उसमें से 4-5 एमसीक्यूज कैश मार्क्स आपकी हो जाएगी, जो आसानी से आप उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी इतनी ज्यादा टफ नहीं है ना। क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स का रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए डिफरेंस में, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट कांस्टेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्लियर होना चाहिए आपका।
उसके बाद जो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है वो डिसअपियरेंस और अपीयरेंस से पूछा जाता है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस जो होता है वो भी इतना ज्यादा टफ नहीं है। उसके बाद इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस भी आसान में से आसान टॉपिक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे पास जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से अनडिपेंडेंस होता है कंसंट्रेशन के। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? रेडिएशंस के ऊपर डिपेंड्स करता है, सनलाइट के ऊपर डिपेंड्स करता है। जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस होते हैं, रात के टाइम रिएक्शंस नहीं होते, जस्ट दिन के टाइम होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस लाइट आती है इस वजह से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में फर्स्ट सेकंड ऑर्डर का यूनिट आना चाहिए आपको, वो भी आसान है, मैंने लेक्चर्स में ये बताया हुआ है। वो भी आपको इतना ज्यादा टफ नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। आप देखते हैं तो जो हमारे पास उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री है, बिल्कुल आसान चैप्टर। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है, ये केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक्स के अंदर एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्लियर करें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्लियर करें। वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क बाय द सिस्टम, एनर्जी टू द सिस्टम, एनर्जी बाय द सिस्टम। या हमारे पास जो ये दूसरा टर्म्स होता है इसके अंदर इंटरनल एनर्जी का यूज होता है, वो क्लियर करें। बाकी थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर कोई भी चीज नहीं होती, आसान होता है चैप्टर, काफी ज्यादा। केमिस्ट्री में तो टफ नहीं पूछते, बिल्कुल छोटे से टॉपिक से एमसीक्यूज दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी इतना ज्यादा टफ नहीं है, वो भी आसान चैप्टर है, वो भी आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। बाकी आ जाए ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में चार चीजें याद रखें हमेशा के लिए। मैं बार बार कहूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 56 एमसीक्यूज से 25 एमसीक्यूज पूछ लेते हैं। 30 एमसीक्यूज ऑर्गेनिक से होते हैं, बड़े में से बड़ा पोर्शन होता है। ऑर्गेनिक में आप एक तो कैटलिस्ट याद रखें रिएक्शंस की, ऑर्गेनिक में रिएजेंट याद रखें, ऑर्गेनिक में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, SN1 में क्या बनेगा, SN2 में क्या बनेगा, E1 में क्या बनेगा, E2 में क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, कार्बोइनाइन, स्टेबिलिटी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे बेंजीन के रिएक्शंस होते हैं, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अल्काइलेशंस, असाइलेशंस, आपको इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स का टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो ज्यादा टफ एक भी नहीं है, तो आसानी से आप पेपर को तैयार कर सकते हैं। अगर आपका बुक को पूरा का पूरा रीड किया होगा तो कुछ भी टफ नहीं है आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर, बिल्कुल आसान। मेरे पास ये पेपर्स हैं ना, देखें, इन पेपर्स में एक भी एमसीक्यूज ऐसा नहीं होगा जो आपको परेशान करे। जस्ट स्टेटमेंट को समझना है, स्टेटमेंट को समझकर आसानी से आप एक जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, एमसीक्यूज वगैरह चाहिए, आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, हम आपको पूरे एमसीक्यूज देंगे, पास्ट पेपर भी देंगे, प्लस में जो एमसीक्यूज आ सकते हैं उस हिसाब से भी आपको हम